नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज है 30 जुलाई 2020। 30 जुलाई 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम सारे क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीका से डिस्कस करेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे साथियों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप साथ में होगा, क्योंकि हम सर आधे घंटे में पूरा वर्ल्ड घूम करके आते हैं ना। तो सर जो भी हमारे प्यारे साथी नए होना तो प्लीज सेशन को भैया प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भैया बेल आइकन की घंटी को बजाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन बेहतरीन तरीके से भैया आपके पास आ जाएगा। और हम शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। जरूरी सूचना में हम बता दें, संडे को सर 10 बजे आ रहा है बर्ड मैपिंग की सीरीज जो हमने चला रखी थी ना, उसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट लेकर के आ रहे हैं। हमने भैया आपको अमेरिका दोनों साउथ और नॉर्थ अमेरिका बेहतरीन तरीके से बताया। बहुत भैया प्यारे प्यारे आपके कमेंट आए, कमेंट में बताया सर इसको पूरा कराएं प्लीज। लीजिए सर, हम भी आपके लिए लेकर के आ गए। आप कमेंट करते हैं ना इतना, तो हम भी भैया आपके लिए काम कर देते हैं। बहुत अच्छा, बर्ड मैपिंग की सीरीज ही है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है भैया। संडे को 10 बजे आएगा बेहतरीन तरीके से, आप सर बिल्कुल देखना ना भूलें। शुरू करते हैं सर आज का सेशन धमाकेदार तरीके से भैया। तो एक बार आप भी आग लगा दो, दम लगा करके सेशन को शेयर कर दो भैया। शुरू करते हैं। हाल ही में स्टेट ऑफ हॉर्मुज में किस देश ने विमान वाहक पोत की प्रतिकृति में विस्फोट किया है? अरे सर पुतला फूंक दिया क्या? हमने की यार गजब बात कर दी। प्रतिकृति माने पुतला होता है। आपने देखा है कि जो भी भैया गुस्सा निकालते हैं ना अपनी, हमें मोदी जी पर गुस्सा निकालना है। अब मोदी जी तक तो हम जा नहीं पाएंगे, तो मोदी जी का पुतला बनाइए, फूंक दिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, किसने सर पुतला पर मतलब विस्फोट कर दिया? हमने कि यार आपको ये सवाल देख करके पेट में गुदगुदी सी मचेगी। अरे कहेंगे अरे सर क्या पगला गया ये भाई। स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी बताएंगे, क्योंकि भैया सुशील परिवार में तो बहुत सारे साथी नए जुड़ते हैं ना, उनको बताने का काम भी तो हमारा है ना जनाब। बिल्कुल बताएंगे सर। क्या विमान वाहक पोत है? सर ये काम ईरान ने किया है। पहले आंसर तो ए है। अब हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सिखाएंगे भी सर, ये सवाल समझाएंगे भी बेहतरीन तरीके से। पूरा डिटेल लेकर के आए आपके लिए, एकदम पेटी बेक हो जाना सर। स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या है सर? विमान वाहक पोत क्या है? आपने कुछ दिन पहले भैया हमने बताया था कि अमेरिका के साथ अंडमान निकोबार के पास भैया हमने कुछ पास खेला था। सर बताना थोड़ा पास क्या खेला था? अरे सर पासेक्स युद्ध अभ्यास किया था नेवी का। हमने की गजब बात बताई। किस भैया का नेवी के जहाज पर किया था? अरे सर गजब की बात कर दी आपने, हद है। निमित्त पर किया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा है। हमने की अरे गजब बात बताई। तो हुआ क्या सर, जो ईरान वाले हैं ना, ईरान वालों ने उस निमित्त का पुतला बना करके हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास भैया विस्फोट मतलब बम फोड़ दिया। अरे गजब बात कर दी सर। क्या ये पगला गया है क्या? हमने की देखो यार गजब बात है कि नहीं। आपको भी हंसी आ रही होगी, मुझे आ रही है। तो आपको निमित्त का पुतला बना करके स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अपने बम फोड़ रहा है। ये बताइए आप, गुस्सा निमित्त पर नहीं निकाल पा रहा है, क्योंकि निमित्त 2 मिनट में इसका चकनाचूर कर देगा। अब निमित्त का पुतला बना करके जनाब ईरान इस पर बम फोड़ रहा है। ये है कहानी, बल लाइन में समझा दी हमने आपको। अब दिखाते हैं कैसे फोड़ता है ये सर। आइए थोड़ा, ये भैया बीबीसी न्यूज, बहुत सारे मीडिया ने भैया आपको न्यूज़पेपर ने कवर किया है। ईरान ने भैया ब्लास्ट किया है। कहां पर? ये मिसाइल से, एयरक्राफ्ट से। अब हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एक मैप के थ्रू दिखा रहे हैं सर। हम पेन को चेंज कर देते हैं, फिर हम आपको बताएंगे बेहतरीन तरीके से। देखना सर, ये यहाँ पर ये बोट चला करके पास में ये इसने निमित्त का पुतला बनाया है सर। और इस पुतले पर चारों तरफ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में सर घेरने पर और बम दाग लगा हुआ है। पगला गया है कि नहीं पगला गया है सर? आप बताइए क्या निकलेगा? अपनी बम फोड़ के पैसा खर्च कर रहा है। वैसे भी तो इतना है कि इसका रियाल 10,000 रुपए तक नीचे गिर गया है, 1 के बराबर है। और बदलने की बात कर रहा है ये उसको, रियाल को। मेरे प्यारे साथियों, ये इस पर पूरा का पूरा गुस्सा निकाल रहा है निमित्त पर भैया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर। हुआ क्या सर, हम आपको ये भी, और ऊपर से एरोप्लेन से भैया आराम से उतर रहा है, इस पर भी ये काम भी कर रहा है ये। सुनिए सुनिए भैया,
और हम बताएं बेहतरीन तरीके से आपको एक बात गजब की सर इस मैप पर आइए, क्योंकि इस परिवार में बहुत सारे साथी नए जुड़ते हैं सर, उन्हें हम बताते हैं। भैया ये दिख रहा है ना अपना बच्चा पाकिस्तान, इसके इधर अपना इंडिया है, इंडिया का मुंबई जेएनपीटी पोर्ट भी है ना सर। हमने कि हाँ यार है जेएनपीटी। वहां से थोड़ा पीछे जाएंगे अरब सागर मिल जाएगा, ये लिखा है सर अरेबियन सी। अरे थोड़ा और पीछे बढ़ेंगे ना तो गल्फ ऑफ ओमान मिल जाएगा, ओमान की खाड़ी मिल जाएगी। हमने कहा थोड़ा और पीछे जाएंगे ना, ये जो दिख रहा है ना जनाब, हमने की बिल्कुल इसे हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे सर कितनी बेहतरीन तरीका से मैप के जरिए सिखाया है आपने, फिर भी नहीं आएगा समझ में। हमने की थोड़ा और पीछे बढ़ेंगे ना जनाब, बिल्कुल ये यूएई है, ये पर्सियन गल्फ है जिसे हिंदी में हम फारस की खाड़ी कहते हैं। पूछा जाता है सर कि निम्न में से बताइए गल्फ कंट्री के कितने देश हिस्सा हैं सर। हम बताएं आपको कितने हैं। ओमान 1 हुआ, यूएई 2 हुआ, सऊदी अरब 3 है, कतर भैया 4 है, बहरान भैया 5 है, कुवैत भैया 6 है, इराक भैया 7 है और ईरान हमारा 8 है। कितना बेहतरीन तरीके से समझ में आया। इन्होंने जीसीसी बनाई है, जीसीसी में इराक और ईरान नहीं है सर, जीसीसी में ईरान और इराक नहीं है। हमने की बिल्कुल नहीं है जीसीसी में, जीसीसी में ईरान और इराक इसका हिस्सा नहीं है, गल्फ कंट्री के हिस्सा है इराक और ईरान। हुआ क्या सर आपको बताएं, आपका फ्रांस है ना, फ्रांस जी बिल्कुल सुना सुना सा नहीं लग रहा है फ्रांस। हमने की यार कल की तो बात ही आपको समझा जाता। फ्रांस से अपना भैया राफेल आ रहा था उड़ करके, और राफेल को आपको हमने बताया था कि यूएई में एक बेस कैंप है, एयर बेस है यहाँ पर, क्या नाम है आप बता सकते हैं? अरे सर गजब बात कर दी, अल दाफरा है। हमने कहा भैया यहाँ अल दाफरा था, अल दाफरा पर फ्रांस का राफेल रुका था। आपको पता होना चाहिए सर ये जानकारी। जो अल दाफरा है ये भी फ्रांस का एयरवेस है जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। बहुत सारी डिटेल में जानकारी लाए, अभी देखना कितनी आपको हंसी आएगी सर। जो फ्रांस से अपना आ रहा राफेल, जनाब राफेल यहाँ यूएई में अल दाफरा जो एयरबेस है फ्रांस का ही एयरबेस है सर, दूसरे एयरबेस पर लैंड नहीं कराया था हमने। किसको? राफेल को। जो 5 राफेल आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, अंबाला जाएंगे, यहाँ पर रुके थे सर, और रुक कर ये फ्रांस के एयरबेस पर रुके। हाँ सर अच्छी बात है। हमने कहा ये कतर है ना, कतर पर सर अल उदेद नाम से एक अमेरिका का भी एयरबेस है। बिल्कुल है सर। हमने कहा हुआ क्या सर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ये वाला है। इन्होंने बम दागा, किस पर दागा? निमित्त पर दागा। किसने दागा? ईरान वालों ने दागा। ईरान वालों ने दागा भैया, दागना तो यहाँ चाहते थे और बम आ गया सीधा इस जगह पर। समझिए सर कहानी को मेरे प्यारे साथियों, दोबारा सुने, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने बम को दागा, और भैया इसका तो पहले से ही रोल है। ये कह देता है, ईरान वाले कह देते हैं कि भैया हमारी गलती हो जाती है, हम बम दागते कहाँ पर हैं और भैया चला कहाँ पर जाता है। अरे भैया तुम पगला गए हो ना, तुम भैया पुतला पर बम दागोगे तो होगा क्या ना सर। इन्होंने दागा यहाँ पर तो भैया बम आ गया कहाँ पर? इस जगह पर। अमेरिका ने कहा, क्या कहा? अरे सुनो भैया ईरान वालों, आप तो पगला गए हो ना। ये जो राफेल है ना, समझा गया भैया इनडायरेक्टली कि राफेल को उड़ाने की बात की गई है, क्योंकि यहाँ पर कतर में, ध्यान रखना है ये चर्चा में है बहुत ज्यादा कहानी, कतर में अल उदेद नाम से है, किसका? अमेरिका का एयरबेस है। यहाँ के नजदीक जैसे ही बम फूटा ना, इसमें भैया गल्फ, पर्सियन गल्फ में, और इधर ही पास में था अल दाफरा। पता चला कि राफेल को उड़ाने के लिए अमेरिका ने कहा, सुनो ईरान वालों, एक राफेल जिस जगह पर आप जितना काम करते हैं ना, यदि राफेल ये हम लाए तो इंडिया के लिए, चाइना के एलओसी पर लगाएंगे सर। एलओसी पर जब लगाएंगे ना, हमने कहा ये आप पर ही पहले ही ट्राई कर ले रहे हैं, हम ट्रायल कर ले रहे हैं, क्या करें फिर। एक राफेल आपको तबाह कर देगा, ये पता होना चाहिए ईरान वालों को सर, इतना खतरनाक राफेल है।
और ये राफेल के लिए इन्होंने कहा भैया सॉरी गलती हो गई हमसे यार, हम फोड़ना तो यहाँ चाह रहे थे, जो हमने पुतला बनाया है ना अमेरिका वाले का, वो गलती से सॉरी सॉरी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, माफ कर देते हैं भैया। और जब कोई भी सॉरी मांग लेता है ना सर जनाब, उसे माफ कर देना भी चाहिए, क्योंकि भैया जो भी व्यक्ति अपनी गलती करने के बाद माफी मांग लेता है ना, ऐसा ही तो होता है सर। जब हम शरण लेते हैं किसी की, जैसे कोई अपना मतलब शरण कर देता है तो उसे माफ कर दिया जाता है। जब सॉरी उसने मांग ही ली है सर गलती की, तो फिर वो गलती नहीं है, गलती हो जाती है सर, किसी से भी हो जाती है। और ईरान से तो बहुत बार हुई है गलती, माफ करते हैं। हमने सोचा चलो एक बार और कर देते हैं। इसने कहा भैया सॉरी यार, हम तो निमित्त पर काम कर रहे थे, वो पता नहीं कैसे चला गया आपके पास। हाँ, अंकल ने कह दिया अमेरिका वालों ने, होशियार हो जाओ तो राफेल का ट्रायल अभी कर देते हैं आपके ऊपर ही। अभी तो अंबाला पहुंचा भी नहीं, उससे पहले आपको ही उड़ा देते हैं। क्या करें फिर, चाइना को तो बाद में देख लेंगे। बड़े सर ये कहानी थी भैया, कैसी लगी कहानी प्लीज भैया कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम डिटेल में चर्चा बहुत करते हैं सर, तसल्ली से करते हैं। 6 दिन आराम से मंथली भी लेकर आएंगे आपके लिए भैया, संडे भी लेकर के आते हैं, और भैया अफ्रीका भी लेकर आएंगे। परिवार अपना है सर, आराम से मंजिल के लिए बढ़ता रहेगा। बड़े सर आगे बिल्कुल, भारत किस क्षेत्र में जल्द ही 74% एफडीआई करेगा? अरे गजब बात कर दी सर हमने की, एफडीआई सुना सुना से नहीं लग रहा, हमने की यार गजब बात कर दी। एफडीआई तो भैया हमने इतने बार पढ़ा है कि हम आपको क्या बताएं, फिर भी अपने परिवार को जरूर बताएंगे। रक्षा के क्षेत्र में करेगा सर, अरे गजब बात है सर, रक्षा के क्षेत्र में करेगा एफडीआई। हमने क्या होता है एफडीआई बताएंगे। अरे भैया जितना भी पैसा आता है दो ही तरीके से आता है, एक तो एफडीआई से आएगा या एफआईआई से आएगा। जब अब हम सरल भाषा में देखना कितनी जल्दी भैया सवाल को करेंगे, क्योंकि टाइम भी हमारे पास फिक्स है ना, कि हम बहुत सारी डिटेल में चर्चा करें। एफडीआई भैया जब कोई भी कंपनी इंडिया में आएगी या इंडिया की कोई कंपनी विदेश जाएगी ना जनाब, बिल्कुल जाएगी, तो भैया जब किसी का मालिकाना हक परचेज करेगी उसे हम एफडीआई कहते हैं। जब शेयर परचेज करेगी तो एफआईआई कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई? मैं आपको एक उदाहरण के तरीके से बताता हूं सर, आज आपको इतना एफडीआई गहरे से समझाऊंगा। मेरी कंपनी है सर 100 रुपए की, समझना ध्यान से, बहुत ही धांसू कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं आपको। मेरी कंपनी है सर, मैंने एक कंपनी खोल दी है, पढ़ाने की कंपनी खोल दी, आप मान लीजिए, यही मान लीजिए, ठीक है सर। ये 100 रुपए की कंपनी है। टिंचू भैया आए, टिंचू भैया ने कहा सुनो ना, हमने कि हाँ बताओ यार थोड़ा, कि देखो आपका 100% है, हम आपको 10 रुपए दे देते हैं, 10% हिस्सा खरीद लेते हैं। हमने कि ठीक है यार खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर 100 रुपए में इन्होंने, हमारी 100 रुपए की कंपनी है, 10 रुपए दे करके जनाब 10% हिस्सा खरीद लिया। मतलब 100 रुपया में 10 रुपया तो टिंचू का मालिकाना हक हो गया। दोबारा सुने सर, मैं बहुत ही सरल भाषा में आपके माइंड में एफडीआई फिट करना चाहता हूं आज बेहतरीन तरीके से। सर मैंने भी सोच लिया है, मुझसे भी नहीं रहा जा रहा है कि मैं एफडीआई बताऊं। सर होता क्या है कि एफडीआई क्यों ज्यादा स्ट्रांग होता है ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको। अब भैया जब टिंचू ने मालिकाना हक किसी ने खरीद लिया, ध्यान से सुने, दिमाग अपना भी लगाएं, लॉजिक देखें आप, तो भैया जब टिंचू का इसमें मालिकाना हक हुआ है ना, तो टिंचू के पास थी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यार। हाँ यार गजब बात कर दी, क्योंकि टिंचू बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था हमसे ज्यादा। जब टिंचू भैया पढ़ा लिखा था, टिंचू ने कहा सुनो यार 100 रुपए की कंपनी है ना, इसमें कुछ ऐसा काम करो ना, 100 से 200 की कंपनी कर लो। हमने की अच्छा टिंचू आप ऐसा करेंगे, इसे मॉडिफाई करना चाहते हैं? कि हाँ सर यार मॉडिफाई करना चाहते हैं। हमने की चलो कोई बात नहीं, कर देते। सर टिंचू ने ऐसा दिमाग लगाया कि ये कंपनी 100 रुपए से 200 रुपए की हो गई। बहुत ही सरल भाषा में सर, इतना एफडीआई बेहतरीन तरीके से आपने नहीं समझा होगा। सर जैसे ही ये कंपनी 100 रुपए से 200 रुपए की हुई, ध्यान से समझना, तो टिंचू का तो भैया मालिकाना हक 10 रुपए का था ना सर, उसने उसको तो 10 रुपए मिलते थे, 10% 10 रुपए दिए थे, 10 ही रुपए मिलते थे। मैंने एक उदाहरण लिया है।
तो भैया अब टिंचू को जैसे ही कंपनी बढ़ी तो कितने रुपए मिलेंगे? 200 का 10% कितना होगा? आप थोड़ा बहुत तो गणित जानते होंगे। जब 100 रुपए पर 10 मिलते थे तो 200 रुपए पर टिंचू को कितने रुपए मिलने लगे? 20 रुपए मिलने लगे। हमने कहा कंपनी भी बढ़ गई कि नहीं? तो सबसे ज्यादा मजबूत क्या होता है जनाब? एफडीआई होता है। एफआईआई क्या होता है? अरे सर एफआईआई तो शेयर बढ़ेंगे तो हम लगा दें, जब भैया मालूम है कंपनी अच्छा काम कर रही है तो हम पैसा लगा दें, कंपनी खराब कर रही है अपना पैसा निकाल ले, क्या दिक्कत है? एफआईआई होता है। रक्षा के क्षेत्र में भैया वो सीतारमण ने है भैया कहा है कि हम रक्षा के क्षेत्र में 74% हम एफडीआई। आप बताना सर क्या हम रक्षा के क्षेत्र में? अरे सर डिफेंस के सिस्टम में, डिफेंस सिस्टम में आप एफडीआई लेकर आ रहे हैं। हमने कही सर बताना आप कि हम डिफेंस सिस्टम में एफडीआई लेकर आएंगे तो ये अच्छी बात है गलत बात है? क्योंकि एफडीआई आना तो हर क्षेत्र में अच्छी बात है, क्योंकि भैया यहाँ से टेक्नोलॉजी आती है। आप बताना जब फेसबुक भैया आएगी या एप्पल आएगी अमेरिका से यहाँ एफडीआई करने, तो क्या वो ये नहीं सोचेगी कि हम बहुत सारा काम अच्छा करें ऐसी कंपनी की तरीका से? मान लीजिए एप्पल को एप्पल टिंचू है, वो एप्पल आकर के पूरा काम करेगी, टेक्नोलॉजी अपनी लगाएगी, तो जिस कंपनी में भी लगाएगी ना सर आराम से वो भी कंपनी बढ़ जाएगी। ये एफडीआई होता है। रक्षा के क्षेत्र में काम किया है सर हमने, बेहतरीन तरीके से आपको समझाया। हम भैया पूरा लेकर के भी आए हैं, आपको बता देंगे। न्यूज़पेपर ने कवर कौन से ने किया है सर? आपको याद क्या रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पहले रक्षा के क्षेत्र में 49% एफडीआई हुआ करती थी, 49% से सर 74% करने की बात कही गई है। किसने? फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है अपनी सीतारमण, उन्होंने कहा है कि 49% से 74%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है सर, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है सर, लिख लें आप, नोट कर लें। 49% से 74% की बात की गई है। हम यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारा काम हम जितना भी वेपन बनाते हैं सर हम आराम से अपने यहाँ बनाएंगे। हम बहुत सारी चीज लेकर के आए हैं आपको। भैया ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ना सर इंडिया है। आर्म्ड फोर्स द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट है भैया। कितना? 4,71,378 करोड़ रुपया का डिफेंस बजट भैया 2020 और 21 के लिए है। और भैया ये बिल्कुल 1.7 ट्रिलियन, आपको पता होना चाहिए सर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और इंडिया की अभी प्रेजेंट में 2 या 3 ट्रिलियन भैया इकोनॉमी है। देखिए सर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, मैं डिटेल से लेकर के आया हूं। सेकंड लार्जेस्ट भैया इंपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट ग्लोबली भैया, हम बहुत सारे हथियार सेकंड लार्जेस्ट बनाने में हैं। 9.37% हमने इंक्रीज किया है डिफेंस के बजट में पहले से ज़्यादा भैया, क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम वेपन बनाएंगे, आराम से वेपन बनाकर हम आराम से एक्सपोर्ट करेंगे सर। इंक्रीज 350 बिलियन इन एक्सपोर्ट, टारगेट किया है 350 बिलियन का एक्सपोर्ट करने का भैया। ठीक है सर, ये थी कहानी। एफडीआई एफआईआई में क्या अंतर होता है सर? ये एफडीआई है और ये सर एफआईआई है। ठीक है सर, ये एक्टिव होता है, ये पैसिव होता है। जिस तरीके से आप एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं, ये हाई होता है, ये वेरी लेस होता है सर। ये लॉन्ग टाइम तक एफडीआई रहती है, ये शॉर्ट टाइम तक रहती है। आप बताना भैया, जब भी कोई कंपनी मालिकाना हक खरीदने आएगी तो लंबे टाइम तक होगी, और जब भी कोई भैया शेयर परचेज करने आएगा मार्केट बढ़ जाएगी तो कर देगा, और मार्केट घट जाएगी ना सर तो आराम से निकाल लेगा, उसे क्या दिक्कत है। ये शॉर्ट टाइम तक होती है, एफिशिएंट होती है भैया, ये लेस एफिशिएंटी होती है। ये फिजिकल असेट होता है, ये फाइनेंशियल असेट होता है, ये डिफिकल्ट होता है क्योंकि एफडीआई लाना कठिन होता है, सरकार की परमिशन होती है, ये इजी होता है। ये थी कहानी भैया, हमने वही कहानी है घुमा फेर के भैया, एफडीआई एफआईआई। बड़े सर आगे, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अरे वही यूके वाले भैया। देखना आपको पता होना चाहिए, जो यूरोप यूनियन है ना पूरा का पूरा भैया, इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत है। ये हमसे कहते हैं भैया थोड़ा यार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो। हमने कहा यार पगला गए हो क्या, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे फिर हम क्या करेंगे? आपके यहाँ टमाटर होते हैं, हमारे यहाँ आलू होते हैं सर, उदाहरण ले रहे हैं ना हम। और जब आपके पास टमाटर है ना, हमारे पास आलू हैं, हम भैया हमें आलू की जरूरत है, हम टमाटर खरीद लेंगे।
आपको भैया आलू की जरूरत है, आप टमाटर खरीद लें। अरे सर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, हमने क्या गजब बात कर दी। जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं ना, उस ड्यूटी को भैया छोड़ने की बात होती है मुक्त व्यापार समझौता। जो व्यापार पर हम भैया लगा देते हैं ना ड्यूटी, उसको छोड़ने की बात। अच्छा ये बात है ना हमने की, हाँ ब्रिटेन ने काम कर दिया है। ब्रिटेन के साथ भैया हमने कहा है इनसे कि हम विचार करेंगे भैया, अभी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए फरवरी 2020 में भैया यूरोप यूनियन में 28 देश हुआ करते थे। जब ब्रिटेन ब्रेक्जिट की तरीका से अलग हुआ ना, ब्रेक्जिट हुआ सर, वैसे ही 27 रह गए। हमने की ठीक है यार, 27 रहने के बाद हमने इनसे कहा हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो कर नहीं सकते ब्रिटेन से, लिमिटेड ट्रेड एग्रीमेंट तो कर सकते हैं सर। हमने की अच्छा गजब बात कर दी सर। हमने की ये थी कहानी, आपको भी हमने समझा दी। अरे सर ब्रिटेन है, अरे सुना सुना सा नहीं लग रहा, हमने गजब बात कर दी। आइए सर थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस परिवार में बहुत सारे लोग रोजाना जुड़ते हैं। ये इंग्लिश चैनल है, अरे वही तो इंग्लिश चैनल है जिसे मेहर सेन ने पार किया था। स्टेट ऑफ डोवर है। अरे सर गजब बात कर दी। ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है। हमने की दुनिया की सबसे व्यस्त जल संधि है ये। इंग्लैंड मिलेगा, इंग्लैंड में वेल्स मिलता है, तब इसे हम भैया ब्रिटेन कहते हैं। समझिए सर, दोबारा सुने सर, इंग्लैंड में वेल्स मिलता है, ब्रिटेन कहते हैं। इंग्लैंड वेल्स के साथ स्कॉटलैंड को मिला लेते हैं तो उसे ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। और भैया वेल्स इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के साथ नॉर्थ आयरलैंड को मिलाया जाता है, तब इसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। ये बात समझ में आई सर? ये आयरलैंड है, इसका हिस्सा नॉर्थन आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम में है। बड़े सर आ गए बिल्कुल। हाल ही में भारत ने किस देश को 10 लोकोमोटिव इंजन सौंपे हैं? अरे सर गजब बात कर दी, क्योंकि भैया सबसे पहले पड़ोसी होता है, क्योंकि पड़ोसी भैया जब खुश रहेगा तो हम भी खुश रहेंगे। बांग्लादेश में काम किया है सर? सी ऑप्शन करेक्ट सही है मेरे प्यारे साथियों। आइए सर आपको बता देते हैं, थोड़ा बांग्लादेश के भी दर्शन हम करा ही देते हैं। बांग्लादेश घुमा करके हमने भैया पहले बांग्लादेश का काम कर दिया है। ठीक है सर, ये है भैया कहानी बांग्लादेश की। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने 10 इंजन सौंप दिए हैं इनको आराम से। ठीक है सर, बढ़े आगे। ये बांग्लादेश की कहानी। अरे सर बांग्लादेश तो हमारा पड़ोसी है, सबसे ज्यादा सीमा तो बांग्लादेश से लगाते हैं। हमने गजब बात कर दी। बांग्लादेश सुना सुना सा नहीं लग रहा? हमने की हाँ यार बांग्लादेश। आसूगंज अखोड़ा याद करिए भैया, सिलहट यही है सिलहट। यहाँ पर भैया आराम से यहाँ से कहता है कि हम पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया कवर कर लेंगे। कौन? चाइना। बांग्लादेश यहाँ पर सर इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे भैया सम्मान में लोग क्या कहते हैं बता देंगे आप? अरे सर गजब बात कर दी। जमुना कहते हैं और गंगा को पद्मा कहते हैं, दोनों की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। यही बांग्लादेश है जो मेघना नदी, आसूगंज अखोड़ा नदी, आसूगंज नदी पर ये पूरा का पूरा हम त्रिपुरा से भैया आराम से जाते हैं। ठीक है सर, ये थी कहानी बांग्लादेश की। भैया हमने बेहतरीन तरीके से भी आपको समझाई। बांग्लादेश की राजधानी आपको पता होना चाहिए, ढाका है, मुद्रा टका है, शेख हसीना है भैया। बड़े सर आगे, भारत ने किस एशियाई देश में अपना कॉटन वेयर हाउस स्थापित किया है? अच्छा, अपना कॉटन वेयर हाउस। हमने कहा भैया हमारे यहाँ कॉटन बहुत सारा होता है, हम गोदाम बनाने की बात कहाँ कर रहे हैं? हमने कहा भैया वियतनाम में हम जाकर के गोदाम बना देंगे आराम से, बहुत ही तसल्ली से। और वियतनाम तो भैया आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों कि वियतनाम तो आराम से हमें मिलना भी जाता है, क्योंकि हम वहां से चाइना को कवर करते हैं। वियतनाम में अपना कॉटन हम बनाएंगे, आराम से गोदाम बनाएंगे। कहां पर बनाएंगे? वियतनाम में बनाएंगे, वियतनाम में स्टोर करेंगे। अरे सर वियतनाम सुना सुना सा नहीं लगा? हमने की यार हद है, गजब बात कर दी आपने। कितने बार तो हमने वियतनाम पढ़ा है, आपको वियतनाम बताएं कहां पर है? अरे सर आइए थोड़ा वियतनाम घुमा देते हैं। इधर इंडिया से थोड़ा आगे जाएंगे ना, जैसे हम राइट में जाएंगे ना सर, हमने की यार गजब बात कर दी। आपको यहाँ बे ऑफ बंगाल मिल जाएगा। भैया हमारा पेन किधर गया यार? चल जाए यार थोड़ा, आप भी यार इतना नाराज मत हुआ कर यार। थोड़ा इधर जाएंगे, बे ऑफ बंगाल मिल जाएगा। यहाँ जाएंगे सर बर्मा मिल जाएगा। इधर जाएंगे सर थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम ये वाला है।
ये भैया मुझे आशा है कि आपको इतना बेहतरीन तरीके से याद हो गया होगा। सर थोड़ा जूम कर दीजिए। हमने कि यार लो कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर बिल्कुल ये थाईलैंड है, लाओस है सर, ये वाला बिल्कुल लगा हुआ पूरा का पूरा वियतनाम है, बीच में कोरोना की वजह से बैठा हुआ है कंबोडिया। अरे सर आपको पता होना चाहिए ये भी बात, गल्फ ऑफ टॉनकिन, जैसे टिकटॉक का नाम नहीं है, टिकटॉक टिकटॉक करते हैं, उसी की तरीका से इसका नाम है गल्फ ऑफ टॉनकिन। यहाँ पर आपकी जो एनजीसी है वो वाली सर ओएनजी है सर, वो ओएनजी जा करके क्या निकाल रही है, ओएनजी विदेश यहाँ पर तेल निकाल रही है, जो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझाने का काम किया है। कौन सी कंपनी है भैया, ओएनजीसी है सर, ओएनजीसी यहाँ पर ऑयल निकाल रही है, आपका ओएनजीसी विदेश है सर, ठीक है सर, बिल्कुल ओएनजीसी विदेश यहाँ पर तेल निकाल रही है। आपको यह भी अतिरिक्त जानकारी होनी चाहिए, वियतनाम की राजधानी भैया हनोई है। बड़े सर आगे, हाल ही में राफेल किस वायुसेना स्टेशन पर तैनात किया जा रहा है। हमने तो भैया राफेल की कहानी आपको कल भी सुनाई थी, आज भी सुना दे रहे हैं। राफेल आ रहा है फ्रांस से उड़ करके, भैया रुका कहाँ पर था, अरे सर गजब बात कर दी, यूएई के फ्रांस का ही एयरवेज था जिसका नाम था सर अल दाफरा, वहां पर इसने आराम किया था। तब ईरान वालों ने बम फोड़ दिया था, तो अमेरिका ने कहा था सर कि हम आपको आराम से उड़ा देंगे, राफेल का ट्रायल आप पर ही करा देते हैं। ये थी कहानी सर, हमने बेहतरीन तरीके से आपको समझाई। हर सर गजब बात कर दी। हमने कहा यहाँ से उड़ान भर के कहाँ पर आएगा, हमने कहा यार अंबाला आएगा। अंबाला कहाँ पर है सर, हमने की हरियाणा में। गजब बात कर दी आपने। अच्छा सर अंबाला हरियाणा में है। हमने कहा भैया राफेल के बारे में हम थोड़ा बहुत और बता देते हैं, आपको जानकारी है क्या। हमने 2016 में लिख ले सर, क्योंकि राफेल चर्चा में है सर, सवाल आएगा। 2016 में 36 राफेल की हमने डील की थी। कितने भैया, 2016 में 36 राफेल बनाने की डील की थी 58,000 करोड़ रुपया में। अरे सर गजब बात कर दी, इतना रुपया 36। हमने कहा आप भैया थोड़ा गणित लगा लें, एक राफेल की कीमत 1200 के समथिंग है, 1200 करोड़ रुपए की सर, कितना धांसू होगा ये आपको पता होना चाहिए। ईरान जैसे छुट्टे छुट्टे से एक राफेल काफी है इनके लिए सर। लंका नेपाल ये कूदते हैं ना बांग्लादेश, एक राफेल का काम है इनका बस। सर इसका पहला आपको पता होना चाहिए, पहला राफेल हमारा अक्टूबर 2019 में आया था, जिस पर RB01 लिखा था। अरे सर गजब बात बताई, ये ध्यान रखना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। RB01 लिखा था क्योंकि राकेश भदौरिया ने ऐसा काम किया था। राकेश भदौरिया के सम्मान में सर 01 फर्स्ट लिखा है। 2019 में आया था। कब आया था, अक्टूबर 2019 में पहला आ गया था। अब ये 5 कब आ रहे हैं सर, ये 5 फ्रांस से उड़ चुके हैं। यूएई में अल दाफरा बहुत याद होना चाहिए, फ्रांस का ही एयरबेस है सर, ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। और उल अदेद भी याद होना चाहिए जो अमेरिका का कतर में था, ठीक है सर। ये 5 अंबाला आ रहे हैं, अंबाला पर लैंड करेंगे। अंबाला कहाँ पर है, हरियाणा में है। अरे सर कितनी दूरी चलकर आ रहे हैं, लगभग 7,000 किलोमीटर दूरी तक चलकर आ रहे हैं, ठीक है सर। यूएई में था। ये न्यूक्लियर वेपन हथियार है सर, कौन सा, राफेल है। ये थी कहानी सर, बेहतरीन तरीके से हमने भी बता दी, ठीक है सर। बढ़ते हैं आगे। भारतीय रेलवे डबल स्टैक कंटेनरों को चलाने के लिए दुनिया की पहली विद्युतीकरण रेल सुरंग कहाँ बनाएगा, ये भी काम हरियाणा में होने जा रहा है। हमने भैया कुछ दिन पहले आपको बताया था कि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर सबसे बड़ी भैया रेल नाम बता देना। डबल कंटेनर तो पहले भी चलाई थी, डबल कंटेनर के लिए जनाब यहाँ पर भैया ऐसी सुरंग बना रहे हैं जो इलेक्ट्रिक होगी, पूरी विद्युतीकृत होगी। अच्छा हरियाणा में बनाया है, हमने की यार गजब बात कर दी। हमने हरियाणा तो भैया पहले भी बताया है, हम अब हरियाणा की बात नहीं करेंगे, हम आपको दिखा देंगे कहां पर ये टनल बनाई जा रही है। वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल है भैया, ठीक है सर, हरियाणा में बनाई है। ये थी, हमने आपको पहले भी फोटो दिखाया था सर, आप आज भी फोटो देख लें, ठीक है सर। बताते हैं हरियाणा को आपको मैप में दिखा देते हैं कि हरियाणा की सीमा कहाँ कहाँ लगती है, जूम करके। हरियाणा भैया पंजाब से लगाता है, राजस्थान से लगाता है, हिमाचल प्रदेश से लगाता है, यूपी से सीमा साझा करता है। बढ़ते हैं सर आगे।
ये सवाल भैया बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ से सवाल इतना पूछा जाएगा सर, एक क्वेश्चन तो आपकी हर एग्जाम में किसी न एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है सर। हम भैया फैन हट गया क्या? इंपोर्टेंट सवाल लिख लीजिए आज का भैया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया गया? सर 29 जुलाई को मनाया गया। आंसर तो 29 जुलाई है सर। ये तो दिवस का सवाल है। हमने ना 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 29 जुलाई को तो मनाया गया सर। आपको पता ये कितना महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल को घुमा घुमा करके पूछा जाएगा। अरे सर कैसे पूछा जाएगा? हमने कि यार गजब बात कर दी, लोड तो लेना ही नहीं है आपको, हम बताएंगे ना कैसे लगाया जाएगा। हद है भाई, आपको हम बताते हैं सर। ये टाइगर डे है, ये 2006 में पहली बार मनाया गया। लिख लीजिए सर, दोबारा सुने सर, 2006 में पहली बार मनाया गया। अच्छी बात है सर। ये कितनी साल में इसकी भैया रिपोर्ट बनती है? हमने कहा ये भी बात बता देते हैं। गणना कितने साल के बाद होती है? 4 साल के बाद इसकी गणना होती है। पहली गणना 2006 में की गई, दूसरी 2000 भैया कब की गई? 2006 के बाद 2010 में, 2014 में, 2018 में। 4 साल के डिफरेंस से आपको पता होना चाहिए सर। आपने पढ़ा है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है भैया। करंट में हमने पहले पढ़ाया है कि 2018 वाले भैया गिनती को जो हमने गणना की गई है ना, इससे तो भैया गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया है इसने तो। अच्छा सर, गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज कर दिया 2018 की। हमने गजब बात कर दी। क्या काम कर दिया सर ऐसा? हमने की कैमरा की निगरानी रखी थी, याद रहना चाहिए। हमने पहले बताया सर, एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल यहां से आएगा कि अंतरराष्ट्रीय जो टाइगर दिवस है, जो टाइगर नेशन डे मनाते हैं हम, इसे गिनीज बुक रिकॉर्ड कौन से वाले को मिला था? चौथा वाला, जो 2018 में हमने कैमरा की वजह से सर, कैमरा के अकॉर्डिंग हमने निगरानी रखी थी टाइगरों पर। इस वजह से ये काम भैया दुनिया में बहुत ही सराहनीय काम किया था। और भैया इंडिया वाले हैं, ये तो प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा करते हैं ना ये लोग। इनके तो भैया रोम रोम में प्यार है ना। हम भैया प्यार में तो सारा काम करते ही हैं। हम पहले देखना ये टाइगर मनाते लगा बहुत सारे हैं, अब हम प्यार में बहुत लोगों को बुलाएंगे भी, फिर हम टाइगर दिखाएंगे भी, फिर हम टाइगर देंगे भी उन्हें। आप कहेंगे सर इतना टाइगर पर क्यों ध्यान देते हैं? हमने कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर, समझे थोड़ा। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस है, ठीक है सर। ये थी कहानी। आपको अब ये पता होना चाहिए सर, टोटल भारत में कितने हैं? हमने कहा भैया 2967 है। पूछा जा सकता है कुल भारत में बाघों की संख्या। सर ये थोड़ा आगे पीछे हो जाती है, इतना बताया गया है, क्योंकि भैया ऐसा तो है नहीं है कि पकड़ पकड़ के गिनती करेंगे हम। कैमरा से निगरानी कर रहे हैं, अच्छी बात है, फिर भी आगे पीछे थोड़ा बहुत तो हो जाती है सर। गलती हर किसी से भी हो सकती है सर। 2967 बताई गई है। सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो आंसर होगा सर मध्य प्रदेश में है। सवाल यह भी पूछा जा सकता है जनाब मध्य प्रदेश में कितने हैं? तो 526 है। मैं पूरा लिख करके नहीं लाया, वैसे लिखता था, आप लिख लेना। 526 मध्य प्रदेश में है। कर्नाटक में 524 है, लिख लें भैया, मैं आराम से बोल रहा हूँ। और भैया उत्तराखंड में 442 हैं, और महाराष्ट्र में 312 हैं, यूपी में 173 हैं, तमिलनाडु में 264 हैं, असम में 190 हैं, राजस्थान में 69 हैं, और भैया आपका आंध्र प्रदेश में 48 हैं, बिहार में 31 हैं, अरुणाचल प्रदेश में 29 हैं, तेलंगाना में भैया 26 हैं, छत्तीसगढ़ में 19 हैं, झारखंड में 5 हैं, गोवा में 3 हैं। वीडियो को पॉज करें, दोबारा सुने सर, ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, आप लिख लें आराम से। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा सर। पूरी जानकारी हमने आपको दी। आपको बताएं 70% सवाल ये भी पूछा सकता है, दुनिया के सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं टाइगर? इंडिया में पाए जाते हैं। 70% टाइगर तो भैया भारत में पाए जाते हैं, ठीक है सर। आपके जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर ने भैया ये रिपोर्ट जारी की है। इस पर इन्होंने एक पुस्तक भी, ये द हिंदू ने भी कवर किया है, तो हमने आपके सामने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ये भैया कैपेसिटी इतनी बढ़ गई है कि पीक पर पहुंच चुका है, ठीक है सर। ये इन्होंने टाइगर भैया बुक भी लॉन्च की है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। ये थी कहानी, हमने बहुत ही भैया बेहतरीन तरीके से आपको कम शब्दों में बताने की बात की। देश का सबसे बड़ा स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर खोला जाए? संयंत्र कहां पर खोला जाएगा?
अरे सर गुजरात में काकरापारा है जो इसका थर्ड जनरेशन है भैया, यहाँ पर खोला जाएगा। देश का सबसे है परमाणु ऊर्जा है, आणविक ऊर्जा है, अणुओं के न्यूक्लियर के जरिए से भैया खोला बनाया जाता है। एक तापी ऊर्जा होती है, एक आणविक ऊर्जा होती है। ये काकरापारा सर आणविक ऊर्जा परमाणु संयंत्र है। अरे सर गुजरात है, हमने कि हाँ यार गुजरात है। गुजरात तो सुना सुना सा लग रहा है, हमने कि हम गुजरात तो नहीं बताएंगे, बट हम ऐसा सवाल बताएंगे आपको, यहाँ से जानकारी हम एकदम भैया बेहतरीन तरीके से लेकर के आए हैं। आप भी लिख लें, आपके पास इंडिया का मैप है सर, तो आप भर भी सकते हैं मेरी तरीके से। हम क्या लेकर के आए हैं, ये काकरापारा है सर, तीसरा प्लांट है सर, एटॉमिक पावर है। बताएं सर आपको, आणविक ऊर्जा संयंत्र है। हमने मैप पर भर के दिखाया है आपको। काकरापारा कहां पर है, गुजरात में है। तारापुर कहां पर है, महाराष्ट्र में है। कैगा कहां पर है, कर्नाटक में है। कलपक्कम कहां पर है, तमिलनाडु में है। रावतबाटा कहां पर है, राजस्थान में है। नरोरा कहां पर है, ये यूपी में है। क्या भैया काम कर दिया, कमाल है सर। हमने कहा भैया आपको भी ऐसा काम करना चाहिए। हम तो बहुत सारा जानकारी लेकर के आते हैं सर बेहतरीन तरीके से, और ये प्रयास मेरा आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो प्यारे प्यारे कमेंट और थम्स अप भी आने चाहिए सर। बढ़े सर आगे। अरे सर एक दूसरा आपने बताया तापी ऊर्जा संयंत्र, हमने कि यार लोड तो लेना ही नहीं है सोशल स्टडी में आने के बाद। ये परिवार ने जितने भी सपने सजो कर रखे हैं ना जनाब, कितनी भी परेशानी आने के बाद ये परिवार अपने सपने जरूर पूरे करेगा सर। हमने अपने प्यारे साथियों के प्यार में इतने मोह मंत्र हो गए कि हमने भैया आपके प्यार में हमने सब भर दिए, मैप पर भर दिए। तो मुझे यह भी आशा है कि मेरे ये परिवार के सदस्य जरूर इस पर काम करेंगे। और जब अपना आप अपने हाथ से लिखते हैं ना मैप पर सर, देखना फिर माइंड में कितनी क्लैरिटी आती है। ये सर उकई कहां पर है, ये सर ये भी ऊर्जा है। हमने कि हाँ ये भी ऊर्जा है, पर ये तापीय ऊर्जा है, ये पूछा जाता है। राजस्थान में यदि एटॉमिक पावर की बात करें तो भैया वहां पर कौन सा था, काकरापारा था। और ये उकई है, ये तापी ऊर्जा संयंत्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है सर, यहाँ से इतने बार सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा भुसावल महाराष्ट्र में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, नेवेली भी भैया तमिलनाडु में है। सिंगरौली कहां पर है, आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसमें कंफ्यूजन होता है थोड़ा भैया, यहाँ पर बिल्कुल सीमा पर है। कोरबा सर बिल्कुल आपका छत्तीसगढ़ में है। तलचर ओडिशा में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। बरौनी बिहार में है। पनकी कानपुर में है। हरद्वाजगंज अलीगढ़ में है। बोगई गांव कहां पर है, अरे सर बोगई गांव असम में है। नामरूप भी असम में है। और यहाँ पर लोकतक झील मणिपुर में है, वहां पर लोकतक नाम से भी है। ठीक है सर। ये डिगवोई है, आप कहेंगे सर ये तेल निकालने का काम है सर, डिगवोई युगवोई तो ठीक है, हम बताएंगे उसको भी किसी दिन आएगा तब। ठीक है बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में हिचेमचजी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, आपको पता है इस सवाल का आंसर, ट्यूनीशिया में किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट सही है। क्या है सर हिचेमचजी, ये है सर हिचेमचजी। आपको बताएं सर अफ्रीका का एक ही देश है, कौन, ट्यूनीशिया। आइए सर जूम करके हम आपको भी दिखा देते हैं। इस जगह पर मैंने गोला खींचा है, ये है ट्यूनीशिया। ये ट्यूनीशिया इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि ये भैया मेडिटेरियन सी में खुलता है। यहाँ पर बहुत सारे भैया देश आकर के आराम से अपने जहाज भैया रोकने के लिए एयरबेस बना लेते हैं। इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है कि ट्यूनीशिया कहाँ पर है, मेडिटेरियन सी में खुलता है। अरे सर ये अफ्रीका है ना, हमने कि यार गजब बात कर दी, हाँ अफ्रीका है। अरे सर सुना सुना सा नहीं लग रहा, हमने कि यार हमने तो कितनी बार पढ़ा है। अरे सर वो बात है ना, हमने एक नील नदी पढ़ी थी, इसी में हमने गजब बात कर दी। नील नदी भैया यही जो तंजानिया अंजानिया ना, बिल्कुल है सर, यहाँ से निकलती है। हमने कि यार गजब बात कर दी, यहाँ से व्हाइट नील निकलती है, इथोपिया से ब्लू नील निकलती है, आराम से मिलकर सर सूडान में मिलती हैं। सूडान में आसवान डैम भी बनता है। इस जो मिलती है ना व्हाइट नील और ब्लू नील, इसके बाद इसे सर नील नदी कहते हैं। ये दुनिया की सबसे भैया लंबी नदी है। अरे सर एक अमेजन भी पढ़ी थी हमने कि हाँ हाँ पढ़ी थी अमेजन। अमेजन दुनिया की सबसे ज्यादा पानी ले जाने वाली नदी है। जब भैया नील नदी आगे बढ़ जाती है ना तो आराम से भैया मिस्र में, ये इजिप्ट है ना,
अच्छा सर, इसी इजिप्ट को मिस्र कहते हैं? हमने कि हाँ यार बिल्कुल कहते हैं। अरे मिस्र में बहते हुए आगे बढ़ जाती है। अरे सर गजब बात कर दी। हमने कहा हाँ सर बिल्कुल, इसी पर आसमान डैम है सर, सॉरी यहाँ नहीं है। आराम से नील नदी भैया मेडिटेरियन सी में जाकर के गिर जाती है। ये थी कहानी सर नील नदी की, हमने बेहतरीन तरीके से। अच्छा सर, आपने ये भी प्रॉमिस किया था अफ्रीका कॉन्टिनेंट कराएंगे। हमने की हाँ यार कराएंगे, और सर धमाकेदार से कराएंगे। आपको हम ट्रायल भी यहाँ दिखा देते हैं। अफ्रीका में हम क्या क्या पढ़ाएंगे यह भी दिखा देते हैं सर। हम अफ्रीका का मैप समझाएंगे, सारे देश समझाएंगे सर आपको, और भैया हम सारा रेगिस्तान भी बताएंगे। कहां पर कौन सा रेगिस्तान है सर ये भी बताएंगे। कालाहारी डेजर्ट कहां पर है सर ये भी समझाएंगे। ये कालाहारी डेजर्ट है, सारा डेजर्ट कहां पर है। अरे नाइजर रिवर कहां पर है, कौन सी रिवर कहां पर है। अरे सर हम झीलें भी बताएंगे। हम सारा डेजर्ट को और जूम करके भी दिखाएंगे ना जनाब, क्योंकि आपका प्यार इतना मिला हुआ है सर। अरे सर बेहतरीन तरीके से भी समझाएंगे। अरे सर आपको नदियां भी बताएंगे, कालाहारी बताएंगे। अरे हम आपको झीलें भी बताएंगे। लेक चार झील कहां पर है, ताना झील कहां है, अल्बर्ट कहां पर है, तुर्काना कहां पर है, विक्टोरिया कहां पर है, तंजानिया कहां पर है, नाइजा कहां पर है। हम आपको सर आराम से बहुत सारे डिटेल में बात करेंगे। किसकी? अफ्रीका की। आइए सर हम बात कर लेते हैं जुलाई के प्रमुख दिवस की। 1 जुलाई को स्टेट बैंक का स्थापना दिवस, 2 से 31 जुलाई को विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह, 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य भैया स्वतंत्रता दिवस है, 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भी जुलाई के पहले शनिवार को मनाते हैं, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस, 17 जुलाई को न्याय के लिए विश्व दिवस जो भैया जुलाई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाते हैं, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाते हैं। हमने बहुत डिटेल में चर्चा की थी सर। भैया एक बार दम लगा करके मेरे कहने से भैया सेशन को शेयर कर दें। हम कितनी जानकारी लेकर के आते हैं, आधा 1 घंटे में दुनिया को घुमाकर सर बहुत सारे सवाल आपके कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम डिटेल में चर्चा करते हैं। हम 10 मिनट वाला करंट पढ़ाते भी नहीं है सर, आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। मिलते हैं सर। ये पूरा का पूरा भैया हमारा कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम पर मिलेगा। हम पीडीएफ का काम कर देंगे। जिस दिन जाएंगे सर उसी दिन हमारे में पीडीएफ सिस्टम नहीं है, ठीक है सर। मिलते हैं सर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टिल देन टेक केयर, सी यू। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए सर, बिंदास रहिए और परिवार को बढ़ाते रहिए। एक बार दम लगा करके सेशन को शेयर भी कर दिए भैया, मेरे कहने से कर दीजिए, ठीक है सर। जय हिंद, जय भारत।